हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले थ्योरी पोर्शन देखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। वर्ण तथा ध्वनि विचार, ये आपका चैप्टर का नाम है। वर्ण संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। इसके पहले वाली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि लघुतम इकाई। लघुतम को हम छोटी भी कहते हैं, छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, मतलब जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे अ, क, च, प। आप जानते हैं कि अगर हम क का वर्ण विच्छेद करें तो इसको लिखेंगे क प्लस अ। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो व्यंजन के साथ हमारा स्वर भी आता है। आइए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम समूह को देखिए, व्यवस्थित क्रम समूह का मतलब है, जैसे हमने अ के बाद आ पढ़ा है, ई इस तरीके से पढ़ा है। हमने कभी अ के बाद डायरेक्ट अहा नहीं पढ़ा होगा। तो इसके बीच में जितने भी स्वर आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित क्रम। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में भी हमने क से ज्ञ तक पढ़ा है, मतलब क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। कभी भी हमने क से डायरेक्टली म तक नहीं पढ़ा है। तो इसी क्रम को हम कहते हैं व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से ये डेफिनेशन कंप्लीट होता है। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अभी मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगी कि वो 11 कौन कौन से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दोबारा से मैंने आपको समझाने के लिए इसे स्लाइड पे राइट कर दिया है। वैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसके बाद वाली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका कंप्लीट, आई होप अभी आपको वर्णमाला का डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, वर्णमाला को मैंने आपको बताया कि कितने भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इसका भी डेफिनेशन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। फिर से हम देख लेते हैं, चूंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। देखिए, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मैं फिर से इसको राइट कर दे रही हूँ। जिनके
उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गया। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ, ई, उ, री। देखिए इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, देखिए मैं डेफिनेशन यहीं राइट कर दे रही हूँ, जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखिए गाइस इसको बोलने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि दुगना समय लगता है, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बात करें प्लुत स्वर की, देखिए प्लुत स्वर वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप वहाँ पे केवल 2 नहीं लिखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे प्लुत भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आप ये 3 वाले को सही करेंगे। तो प्लुत स्वर जिसको बोलने में दुगने से भी अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दुगने से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर का साइन जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, तो देखिए ये ऐसा आकार का होता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन हमारे 41 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, हमारे 41 होते हैं। इसको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं बताऊंगी, जिसमें स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, संघर्षी होता है, अनुनासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छित, अर्धस्वर। इतने आपके व्यंजन होते हैं जिसको टोटल 41 काउंटिंग में आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनसे मुंह से गर्माहट निकलती है बोलने से, जैसे श, स, ह। देखिए इससे क्या है, जब बोलते हैं तो मुंह से क्या होता है, गर्माहट निकलती है। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक, क से लेके म तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और तथा अड़ और अड़, अंगा और अड़, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। क से लेके मतलब क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक है आपका, म तक है। ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसमें आपका अंग और अढ़, ये दोनों चीजें क्या हैं, मिक्स हैं, इंक्लूडेड है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मिश्र से बनते हैं, मतलब कि मिले जुले बनते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये सारे क्या हैं, हिंदी वर्णमाला में 3, यानी कि देखिए छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये तीनों मिल के बनते हैं। मैंने आपको इसके पहले करवाया था क्वेश्चन में कि छ किससे बनता है, तो क प्लस स से बनता है। ज्ञ किससे बनता है, तो ज्ञ बनता है
ज प्लस इया से, तो इस तरीके से त्र, त प्लस र, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। मैं फिर से आपको बताऊंगी, जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं क्लियर करूंगी। बट यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। अब देखिए, हम यहाँ से क्वेश्चन अपना देखना स्टार्ट करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से ऊष्म ध्वनि नहीं है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ऊष्म ध्वनि क्या होती है। ऊष्म ध्वनि आपकी होती है श, श, स और ह। ये आपके चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये चारों आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। जब श बोलेंगे, ख, इसको ख भी प्रोनाउंसिएट हम करते हैं, खटकोण वाला स, स, ह। ये इनसे क्या, मुख से गर्माहट निकलती है, मुख से गर्माहट निकलती है, ऐसा में प्रतीत होता है, निकलती है। तो ये क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, इसमें से पूछा इनमें से ऊष्म ध्वनि नहीं है, तो कौन कौन नहीं है? स तो हमने देखा है, फिर श भी देखा है, ह भी है, तो क्या नहीं है? ये झ नहीं है। तो आपका पहले का चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। पहले का चौथा आंसर आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अनुताप का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से। अनुतान, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उच्चारण में उतार और चढ़ाव दोनों चीजें होती हैं। उतार और चढ़ाव यानी कि आरोह, आरोह, अवरोह, ये दोनों चीजें होती हैं। इसी को हम अनुतान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। तो उच्चारण के उतार चढ़ाव से, ये आपका दूसरे का दूसरा आंसर सही होगा। दूसरे का दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है? विकल्प को मिलाना है। विकल्प को क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए, कभी भी ऐसे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उसको मिलाइए जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंठ किससे होता है? कंठ, क की ध्वनि कंठ से होती है। फिर ट भी हमने पढ़ा था कि ट आपका क्या है? मूर्धा है। ट क्या है? मूर्धा है आपका। फिर उसके बाद त आपका दंत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। बचा तालु, तो तालु आपका क्या हो जाएगा? च। क कंठ से बोला जाता है, त दंत से बोला जाता है, ट मूर्धा से बोली जाती है और च जो है वो तालु से बोला जाता है। तो इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल आपका मिलान सही होगा। तो देखिए, आपको जो कंठ से बोला जाता है या जो तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से, दंत से, ओठ से, ये सारे उच्चारण आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार इसको आपको रिपीट करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? देखिए, अब बोला गया है तद्भव, देशज, विदेशी, तो इसमें तो होता नहीं है। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का, इसको देखिए विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो लगाया जाता है। विसर्ग का ये सिंबल है। तो विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो तत्सम में होता है। किसमें होता है? तत्सम जैसे शब्दों में प्रयोग होता है। चौथे का ए आंसर आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श का उच्चारण स्थान है। अभी मैंने आपको बताया कि स,
श, ख और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। अब स बोला है तो ये आपका क्या हो जाएगा, श आपका मूर्धन्य हो जाएगा। फिफ्थ का ए आंसर आपका सही होगा, मूर्धन्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला है। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है, ये छोटी ई है आपकी। ई का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, दंत, तालव्य, कंठ। तो आपका ई का उच्चारण जो है ये तालव्य से होता है, ई का उच्चारण आपका तालव्य से होता है। 6 का सी आंसर आपका सही होगा, छठे का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवें का सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ई आपका जो है ये तालव्य है, ई का उच्चारण स्थान तालव्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स का उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है स का उच्चारण स्थान है, तो स जो है वो आपका तालव्य है, स आपका तालव्य है। तो 7वें का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ध का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, तालु, ओष्ठ। तो देखिए ध का उच्चारण हम कैसे करते हैं, तो ये जब आप बोलेंगे तो आपके दांतों के पास में ये उच्चारण जब आप करेंगे तो ये आपके दांतों के पास में आएगा, तो इसे हम बोलते हैं दंत। क्या बोलते हैं, दंत। तो 8वें का बी आपका आंसर सही हो जाएगा, 8वें का बी का आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है। देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिक है और ये पूछता भी है और ये आपको लर्न करने में भी आसानी होती है। र को हम प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। और ल को हम बोलते हैं पार्श्विक, ल को क्या बोलते हैं, पार्श्विक हम बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल यूनिक है। यहाँ से क्वेश्चन जब भी आए तो आप बेहिचक लगा दीजिएगा, प्रकंपित बोले तो र पे लगाइएगा और पार्श्विक बोले तो ल पे लगाइएगा। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन किस कोटि में आता है, तो ये आपका प्रकंपित में आता है। किस में आता है, प्रकंपित। 9वें का ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले भी जितने भी वीडियो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क प्लस ए से निर्मित रूप है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया था कि ग प्लस उ से क्या बनेगा। तो ग प्लस, अब देखिए इसकी मात्रा जो होती है बड़ी ऊ की होती है तो ये गु बन जाएगा। और यहाँ पे पूछा है क प्लस ए, तो आप इसको क्या बनाएंगे, के, क्योंकि ए की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है आपका, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि 10 का सेकंड, 10वें का दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, एटीन अप्रैल से आपका यूपी बीएड फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है तो प्रिपरेशन भी हमें उतनी ही जोरों शोरों से करनी है और इतनी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि इस बार हमें गवर्नमेंट कॉलेज जरूर से मिले।
गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले ही मिले। तो इसीलिए हमें वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी की, बायोलॉजी यानी साइंस की, बायोलॉजी की और रीजनिंग की, जीके जीएस की, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एग्जाम हैकर पॉइंट पे ये चैनल का नाम है। प्लीज इस चैनल पे आप सारी वीडियो देखिए और जहां पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करिए। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे यूनिक मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स को शेयर करिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मेरे से पूछिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।